अच्छा यार देखो, ये हमारा सेक्शन 5 है। जो अकाउंटिंग वाले बच्चे हैं ना, पहला चैप्टर में थोड़ा सा आपको हेल्प होगी, लेकिन उसके जो अगले चैप्टर होंगे वो आपको थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, हमजा को और इस तरह आपको। ठीक है, अनस को जरा फिर आप और से देखना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग, जो फाइनेंशियल पार्ट है ना यार, ये इसका बहुत बड़ा हिस्सा हम अकाउंटिंग में कर चुके होते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहला चैप्टर अभी हम इसमें करने वाले हैं, इसमें हम करेंगे तकरीबन 5 चैप्टर्स। ठीक है, जो पहला चैप्टर हमारे पास है दैट इज अबाउट नीड्स एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, इसके बारे में ये आपका। ठीक है, ये चैप्टर इन लोगों ने भी नहीं किया हुआ, थोड़ा बहुत किया हुआ है आप लोगों ने, जैसे अभी अकाउंटिंग में हम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत हल्के लेवल पे किया हुआ है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। सबसे पहले तो यार बात ये कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना, करता क्या है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है भाई, जैसे ये नीचे बैठे हुए हैं उमेर भाई, हमारे क्या काम करेंगे भाई, सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। जितना पैसा आ रहा है जा रहा है, जो भी चीज़ हो रही है, फीस आ रही है, सैलरी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ये सब चीज़ें यहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये मुस्तफ़ा आप बता सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। शाबाश, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये 5 चीजें होती हैं। ठीक है, 2 चीजें तो आपने बता दी, तीसरी क्या है वो भी आपने पढ़ी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, ये 3 चीजें आपने अभी पढ़ी हुई हैं, बाकी 2 चीजें और होती हैं जिसमें हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और नोट्स टू दी अकाउंट, इसको हम पढ़ते हैं A लेवल में जाके। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आगे आ जाओ। और क्या काम करता है भाई, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, भाई ये काम करना है नहीं करना, क्या करना है। फोरकास्ट करता है कैश फ्लोज को, कि कैश फ्लो फोरकास्टिंग, ये टेक्निक होती है कि अगले 6 महीने की फोरकास्टिंग करना, कितने पैसे आएंगे कितने पैसे जाएंगे, ये काम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास मेकिंग इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन करता है किस बारे में, कि यार कौन सी सोर्स ऑफ फाइनेंस को हम यूज करें। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अभी हम नीचे पढ़ेंगे आगे के। शेयर्स और या फिर हाँ, जैसे अभी हमने अभी आखिरी अकाउंटिंग में सवाल नहीं देखा था कि भाई बैंक लोन लें या शेयर्स करें, तो हाँ। ये सारी डिस्कशन है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। मेरे ख्याल में अभी आप लोग लिखो नहीं, इसको थोड़ा कंसंट्रेट करके देख लो। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो वो लिख लेना, सारा नहीं लिखो, ताकि वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि बिजनेस को फाइनेंस क्यों चाहिए होता है। भाई अनस भाई, क्या जरूरत है, बिजनेस को पैसा क्यों चाहिए, सबसे पहली बात क्या कह रहे हैं, सबसे पहली बात क्या है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पैसा चाहिए भाई। बिजनेस को एक्सपेंड, अब TLS एक और कैंपस खोलेगा, पैसा चाहिए होगा इनको, चाहिए, उसके लिए चाहिए होगा। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करें, वर्किंग कैपिटल, मुस्तफा आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या चीज होती है। वर्किंग कैपिटल रेशियो वगैरह। हाँ, कैसे निकाल लेते, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या था, क्या करंट पढ़ा था। एसेट शाबाश, अपॉन करंट है लायबिलिटी। ना। तो वर्किंग कैपिटल क्या होगा, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सॉरी, वर्किंग कैपिटल, इक्वेशन है। वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात हो तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, और अगर वर्किंग कैपिटल सिर्फ बोल रहे तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अच्छा अनस भाई, ये क्या होता है, वर्किंग कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी को डे टू डे ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस चलाने में इस्तेमाल होता है, डे टू डे ऑपरेशंस चलाने में इस्तेमाल होता है। सही है, पैसे भरने इलेक्ट्रिसिटी के, तनख्वाह देनी है, AC ठीक करवाना है, पंखा सही करवाना है, ये सारे कामों के लिए क्या यूज हो रहा होता है हमारे पास, हम ये वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। सही रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ। अब ये आगे बता रहा है वर्किंग कैपिटल क्या है, देखो आगे बता रहा है, फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस टू पे इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस, यही बात हमने अभी पढ़ी थी। अब 2 किस्म के खर्चे होते हैं अनस भाई हमारे पास। मुस्तफा सर आप बताएं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू, क्या कैपिटल फर्क होगा, एक्सपेंडिचर जो बहुत कम साल ऐसे बताओ कि बाकी भी समझ में आए। हाँ, सालों में कभी बहुत बड़ा खर्चा, कोई जैसे आपने नई फैक्ट्री बनाने के लिए कोई जगह खरीदी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा रोजाना के खर्चे जो शॉप में खरीदना, कैंसर खरीदना, हाँ, एसी एसी सॉरी। अब देखो अनस भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जब हम कोई एसेट खरीदते हैं। ठीक है, एसेट रोज रोज नहीं खरीदते, एसेट क्या हुआ, मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने गाड़ी खरीदी, है ना। अब रोज रोज नहीं खरीदूंगा, AC खरीद लिया, एक कमरा नया डाल दिया, नया कमरा बना लिया, यहाँ पे एक कमरा था एक और क्लास बना दी बराबर में, फिर रोज तो क्लास ही बनाता रहूंगा ना, चल भाई अगले महीने एक और बना दो, फिर 2 हफ्ते बाद एक और बना दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं एसेट को खरीदने में, जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा होता है, जिसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होता है। सच एस बिल्डिंग और मशीनरीज की एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिल्डिंग खरीदी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे बेसिस में, जैसे बता रहे वेजेस देना, रेंट देना,
समझ में आ गई ना इस बात ये? ठीक है। तो ये हमारे पास कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बातें आ गई। आगे आ जाओ, अब ये बात कर रहा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यार देखो, हमारे पास, हमें कंपनी के लिए ना पैसा रेस करना है, पैसा चाहिए, टीएलएस को एक और कैंपस खोलना है, पैसा चाहिए। अब पैसा दो किस्म से आ सकता है, एक होता है इंटरनल सोर्सेस। फर्म के अंदर। हाँ, एक होता है एक्सटर्नल, यानी कि बाहर से पैसा रेस करना। एक होता है एक्सटर्नल, बाहर से पैसा रेस करना, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, बाहर से पैसा रेस करना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल क्या क्या सोर्सेज हैं और एक्सटर्नल क्या क्या सोर्सेज हैं। बहुत जनरल बातें, देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल बातें। इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है? कह रहे जब आप विद इन द बिजनेस पैसा रेस करते हो, जब आप विद इन द बिजनेस पैसा रेस करते हो ठीक है, जब आप विद इन द बिजनेस पैसा रेस करते हो। अब सबसे पहली बात जहां से आप पैसा रेस कर सकते हो वो रिटेन प्रॉफिट। क्या होता है मुस्तफा, व्हाट इज रिटेन प्रॉफिट? रिटेन प्रॉफिट क्या होता है? इससे बचे हुए जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रॉफिट बचा हुआ, बचे रिटेन्ड, हुए। बचा हुआ ये जो प्रॉफिट वो होता है, आपने टैक्स दे दिया, आपने इंटरेस्ट दे दिया, आपने डिविडेंड दे दिया, सबको दे दिला दिया, अब जो प्रॉफिट बची है वो रिटेन प्रॉफिट है। जो एक बंदे के जेब में जाता है, जो ओनर असल में, हाँ, ओनर, अगर एक बंदा ओनर है तो उसकी जेब में जाएगा, अगर ज्यादा ओनर है तो उनकी जेब में जाएगा। तो वो रिटेन ही कहलाएगा। और उनकी जेब में भी नहीं जाएगा, उनको हमने दे दिया, ये बच गया, कंपनी में ही बच गया है, कंपनी उनकी में जेब में नहीं गया। हाँ, सबका कब बचता है? कंपनी में बचा हुआ, आगे यूज के लिए रखा हुआ है। परसेंट सबका पूरा हो गया। ठीक है ना, सबको हमने एलोकेट कर दिया, इतना इतना सबको देना, ये बच गया भाई, ये आगे फर्दर यूटिलाइज होता रहेगा। ठीक है। तो रिटेन प्रॉफिट, अब देखो अगर आपने 5-6 साल काम किया है तो एक प्रॉफिट बचता गया हर साल। अब उस प्रॉफिट को ही आपने आगे इस्तेमाल कर लिया कुछ और खरीदने के लिए ठीक है। तो बता रहा है रिटेन प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट केप्ट इन द बिजनेस आफ्टर ओनर्स हैव बीन गिवन देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओनर्स को शेयर दे दिया, उसके बाद ये बचता गया, ओवर अ पीरियड जमा होता गया, होता गया, होता गया, इसी को यूटिलाइज कर लिया। अब हर मेथड का आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। सबसे पहली बात ही क्या बता रहा है? कह रहे वंस इन्वेस्टेड बैक इनटू द बिजनेस द रिटेन अर्निंग विल नॉट बी पेड आउट। हाँ, देखो इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपने बिजनेस में ये लगा दिया तो आपको दोबारा ये वापस नहीं देना किसी को, रिटेन अर्निंग आपके बिजनेस का ही पैसा है। अनलाइक कि आप किसी और बाहर से बंदे से पैसा लो तो आपको किसी को पैसा वापस नहीं देना। समझ में आ रही है ना इस बात? दूसरा फायदा, इस पे कोई सूद नहीं देना पड़ता। नो इंटरेस्ट पेमेंट, कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती हमारी। ठीक है। बैंक लोन अगर लोगे तो उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नुकसान क्या होता है इसका? कह रहा है अगर कोई न्यूली फॉर्म कंपनी होगी, क्या इसके पास कोई ज्यादा रिटेन अर्निंग होगी? 2 साल 3 साल में इसका तो प्रॉफिट ही थोड़ा सा होगा। तो जब थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तो वो तो उसको एज अ एक्सपेंशन के तौर पे यूज ही नहीं कर सकते, एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। समझ में आ रही है ना इस बात को? तो हमने फायदा भी देख लिया, नुकसान इसका देख लिया कि यार न्यूली फॉर्म्ड कंपनी के बाद पैसा नहीं होगा। अगली बात कह रहे हैं, अगर आप ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस के अंदर रखोगे, इसका मतलब ओनर को कम पैसा दे रहे हो अगर ओनर को कम दूंगा जब तो बिजनेस में बचेगा। अगर सारा पैसा ओनर ले जाएंगे तो बिजनेस में कुछ नहीं बचेगा। तो कह रहे हैं अगर हम यार ये प्रॉफिट यानी कि बिजनेस में ही रखे जा रहे हैं, इसका मतलब ओनर कम पैसा घर निकाल के लेके जा रहे हैं। सही है, क्योंकि ओनर इसलिए रख रहे हैं, यार अभी पैसा नहीं निकालो, आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए होगा, चाहिए होगा, चाहिए होगा, तो भाई वो खुद तो लेके ही नहीं जा रहे पैसा ज्यादा। ओनर को तो नुकसान हो रहा है ना एक तरह से, जितने भी ओनर्स हैं। तो पहले हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या पढ़ लिया भाई? रिटेन। क्या पढ़ लिया अनस? शाबाश, इसको बोलते जाएंगे ताकि याद हो जाए। दूसरा, ये क्या है? सेल ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेल ऑफ अनवांटेड एसेट्स। इसको हम ये भी कहते हैं सेल सेल ऑफ अनवांटेड एसेट्स, जो नहीं चाहिए। भाई 3 गाड़ियां फालतू पड़ी हुई थी हमारे पास, बेकार, कोई काम नहीं था। यार बेचो, कुछ पैसे आएंगे उससे आगे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मशीनरी पड़ी हुई है, कोई काम की नहीं है, उसको बेचो, पैसे आ जाएंगे, है ना, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, एग्जिस्टिंग एसेट को बेच दें, जो आपके अनवांटेड एसेट्स है ना उनको बेच दें। इससे क्या होगा? पहला फायदा, ये पॉजिटिव का मतलब फायदा, नेगेटिव का मतलब डिसएडवांटेज कौन सा? कह रहे मेक्स बेटर यूज ऑफ कैपिटल टाइड अप इन द बिजनेस। अब जो आपका कैपिटल में पैसा फंसा हुआ था ना, है ना, मतलब इतना सारा पैसा आपका प्लांट में फंसा हुआ है, मशीनरी में फंसा हुआ है, गाड़ियों में फंसा हुआ है, अब वो पैसा निकला, बेटर यूटिलाइज हो गया। आपने बेची, फालतू चीजें थी बेची, पैसा आ गया, उसको फर्दर यूटिलाइज कर लिया। आगे कह रहे डू नॉट बिकम डेट फॉर द बिजनेस अनलाइक लोन। बिजनेस का डेट नहीं बढ़ता, डेट का मतलब होता है लोन नहीं बढ़ता। ठीक है, बिजनेस का लोन वगैरह नहीं बढ़ता इस चीज से। नुकसान क्या है इसका? कह रहे सरप्लस एसेट विल नॉट बी अवेलेबल विद न्यू बिजनेसेस। कह रहे जो नए बिजनेस होंगे क्या उनके पास होगा एक्स्ट्रा? अबे अभी तो आज शुरू किया बिजनेस। सरप्लस में होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा।
नया बिजनेस है, आज टीएलएस आज खुला है, तो इनके पास एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी होगा, इनके पास तो उनको तो और चीजें चाहिए होंगी। हाँ एक्स्ट्रा उनके पास होगा, 10 साल हो गए। अब यार ये फालतू चीजें, चलो इसको निकालो। समझ में आ रही बात? और क्या नुकसान होगा? एसेट को बेचने में भी तो टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी गाड़ी बेचनी है कल बेच के पैसे जेब में आ गए। टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लगेगा अगर आपको सही रेट पे बेचना होंगी। तो दो बातें हो गई हमारे पास। पहली बात क्या पढ़ी हमने? रिटेन प्रॉफिट। दूसरा क्या पढ़ा? ठीक है। तो ये दो तरीके हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस के जिससे हम पैसा रेज कर सकते हैं। तीसरा तरीका, सेल ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या मतलब? जो आपके पास इन्वेंट्री वो चीज होती है जो आपके पास स्टॉक होता है फॉर रीसेल। रीसेल हाँ, मतलब बच गया। नहीं, स्टॉक फॉर रीसेल वही जो रीसेल के लिए माल खरीदते हो ना। माल खरीदा ना। हाँ वही, वो जो रीसेल के लिए, अब मिसाल के तौर पे मैं चेयर्स बेचता हूँ, तो चेयर मेरा इन्वेंट्री होगा। एसी अगर मेरे पास लगे वो इन्वेंट्री नहीं होगा मेरे पास। ठीक है, वो एसेट है तो इन्वेंट्री भी एसेट, लेकिन वो करंट एसेट्स होगा, और करंट एसेट में इन्वेंट्री होगा। इन्वेंट्री उस चीज को बोलते हैं जो कि रीसेल के लिए खरीदी जाती है। समझ रहे हो बात को? तो अब क्या है, आपके पास जो माल बचा हुआ है भाई, जल्दी जल्दी निकालो इसको यार, ताकि पैसे आए। डिस्काउंट में दे दो, कुछ कर दो इस तरह। इससे क्या फायदा होगा? कह रहे हैं आपको फायदा ये होगा कि इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इतना माल होल्ड करके रखा हुआ है, रेंट उसका जा रहा है, सब चीजें जा रही हैं, बंदा रखा हुआ है उसको देखने के लिए, वो कम देना पड़ेगा आप। सही। नुकसान क्या है? कह रहे इफ नॉट इनफ इन्वेंट्री इज केप्ट, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज डिमांड फ्रॉम होना चाहिए। फॉर्म लिखा हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम कस्टमर्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। अब अनस भाई धड़ाधड़ हमने माल बेच दिया, पैसे चाहिए थे, एकदम से बड़ा ऑर्डर आ गया, कस्टमर अच्छे पैसे दे रहा है, माल ही नहीं है। हमने तो बेच दिया क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे। ये नुकसान। देख रहे हो, हर चीज का फायदा नुकसान अपने जहन में रखना है, क्योंकि इसी तरह फिर सवाल आते हैं तो हमने देखना होता है। वो आपसे कह सकता है कि किसी भी बिजनेस के लिए सेलिंग ऑफ अनवांटेड एसेट इज बेटर देन सेलिंग इन्वेंट्री। अब पार्टी याद है, पार्टी टाइप हम क्वेश्चन करते हैं, दोनों का फायदा बताओगे, बताओगे विच वन इज बेटर। तो आपको उसको एडवांटेज डिसएडवांटेज याद होंगे तो आप कर पाओगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कितनी पढ़ ली हमने बातें इसमें? क्या क्या? रिटेन प्रॉफिट शाबाश। और इन्वेंट्री, एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग और इन्वेंट्री। तीन बातें हो गई। चौथी बात, असफर भाई घर से पैसा ले आए, चल भाई अपना पैसा लगा रहे हैं, एक और खोल लें कैंपस, ओनरशिप है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ओनर अपना पैसा लगा। ओनर अपना पैसा लगा रहे हैं, वो ये कह रहा है कि भाई नहीं, बिजनेस से नहीं, मैं और पैसा लेकर आ रहा हूँ, फर्दर पैसा और डाल रहा हूँ बिजनेस में। इसको क्या कैपिटल तो भी कहेंगे? मतलब कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं ना, अपना पैसा लगा के कैपिटल बढ़ा रहा है। क्या फायदा होगा? कह रहे क्विकली अवेलेबल होगा, फौरन आ जाएगा ये चीज, नो नो पैसा। कोई इंटरेस्ट नहीं देना। लेकिन क्या है, रिस्क बढ़ जाएगा, ओनर का रिस्क बढ़ जाएगा, ओनर का रिस्क बढ़ जाएगा बिजनेस में। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मुस्तफा फर्क बता सकते हो अनलिमिटेड और लिमिटेड लाइबिलिटी का, क्या फर्क होता है? लिमिटेड एक है लायबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक है लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या फर्क है दोनों में? बात को समझ आया, लिमिटेड यानी कम है, अनलिमिटेड यानी यार अनलिमिटेड ज्यादा। लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर अनस भाई काम कर रहे हैं, और अनस भाई है सोल ट्रेडर। क्या है भाई? सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर, अकेले बिजनेस कर रहे हैं, कोई कंपनी शंपनी नहीं है इनकी। अनस भाई को आपने माल दिया, ठीक है, या आपने नोटबुक्स भेज दी, अनस भाई का बैंकरप्ट हो गया। आपने अनस भाई के पास बोला अनस भाई पैसे दे दो, अनस भाई ने कहा "बे यार देख तो ले, दुकान ही नहीं है, खप खत्म हो गया"। उसने कहा ये जो बाहर से हमारी गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी बेचो, मुझे पैसे दो। अनस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तो इसके पर्सनल एसेट्स एट स्टेक होंगे, पर्सनल। मतलब आप कैसे करोगे या लाइक मतलब लिमिटेड, आप लिमिटेड हो, मैं बोलूँ भाई मैं लिमिटेड हूँ। नहीं वो मैं लिमिट बता होती रहा है हूँ ना। बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अच्छा, सोल सोल ट्रेडर। ट्रेडर अनलिमिटेड। हाँ, सोल ट्रेडर के लिए अनलिमिटेड अब होती है। क्या होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है कि बिजनेस अलग है, ये कहाँ होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी जहाँ होती है, ये सेक्शन 1 में हमने सारी बातें की हैं। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। बिजनेस एंटिटी भी यही हुआ। हाँ, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कि अनस अलग है और अनस लिमिटेड अलग है। अब मुस्तफा ने सेम काम किया, मुस्तफा अनस को नहीं बोल सकता कि यार अपना पर्सनल एसेट बेचो, अनस बोलेगा भाई कंपनी के साथ डील कर रहे हो। सही है, अनस का कोई अपना ऐसा नहीं है कि सोल ट्रेडर हो। तो कंपनी बेचनी पड़ जाए, कंपनी बेच सकते हैं हाँ, अपनी। कंपनी मतलब कंपनी के हद तक है, तुम्हारा ताल्लुक कंपनी से था, अनस से नहीं था। 2000। और कंपनी अगर
अनस की भले कंपनी हो, लेकिन अनस ने कंपनी रजिस्टर करा ली एफबीआर में जाके यहाँ पर, तो कंपनी अलग हो गई, अनस अलग हो गई। समझ में आ गई अलग तो बात? होगा कंपनी का, होगा अब अलग कंपनी हाँ, का। अब जो भी है, अब आप कंपनी के नाम पे गाड़ी खरीद लो, खुद इस्तेमाल करते रहो भले, गाड़ी कंपनी की है। सही है। अब कुछ होता है तो आपको वो गाड़ी भेजनी पड़ेगी। कंपनी को कुछ होगा तो आपको वो गाड़ी बेचनी पड़ेगी। तो अब इससे फायदा ये होता है कि आपके पर्सनल एसेट अलग हो जाते हैं, कंपनी अलग हो जाती है। और इसके फायदे नुकसान बहुत सारे हैं, हमने पहले भी इसमें कुछ इसके अंदर डिस्कशन वो किया था, अभी टाइम नहीं है उसमें, अगर हम जाएंगे तो हम टॉपिक से हट जाएंगे, ठीक है। ये फर्क होता है, सिर्फ मुझे अभी बताना था, अभी फिर डिटेल है वो हम सेक्शन 1 में कर चुके हैं वैसे, ठीक है। फिर अगली बात, कह रहा है कह रहा है कि ओनर की सेविंग क्या होगी, सेविंग लो हो जाएगी। भाई सारा पैसा बिजनेस में ही लगाए चले जा रहा है, अपनी जेब में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमने चौथी बात पढ़ ली, ओनर सेविंग। इससे पहले 3 बातें हम कर चुके हैं। retained earning, शाबाश। existing assets। हाँ, और वो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, Inventory। शाबाश, 4 बातें हो गई। अब आ जाओ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इंटरनल पढ़ लिया, 4 बातें हो गई। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस पे आ जाओ, कह रहा है इज ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड ऑफ एंड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस के बाहर से पैसा रेस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, शेयर इशू करना। यार क्या हर बंदा शेयर इशू कर सकता है? नहीं, सिर्फ कंपनी कर सकती है। मतलब अगर मेरा सोल ट्रेडर है मैं नहीं कर सकता, पार्टनरशिप है मैं नहीं कर सकता, कंपनी है तो कर सकता हूँ। कंपनी में भी 2 टाइप्स होती हैं, प्राइवेट और एक है प्राइवेट लिमिटेड, एक है पब्लिक लिमिटेड। प्राइवेट वाले जो होते हैं उनके खानदान में शेयर होते हैं, हाँ, और पब्लिक के पब्लिक स्टॉक। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, विद इन फ्रेंड्स एंड फैमिली शेयर्स होते हैं, एक लिमिटेड अमाउंट तक रेस कर सकते हो। पब्लिक लिमिटेड में यू आर सेलिंग योर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक एट लार्ज। स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं जाके, तो ये बहुत ज्यादा पैसा रेस कर सकती है इसके मुकाबले, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आ गई हमारे पास, इशू ऑफ शेयर। तो कह रहा है ये सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर लिमिटेड कंपनीज के लिए, ये बात सब नहीं कर सकते। पहली बात तो ये आ गई, लिमिटेड कंपनी यानी मतलब प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट या पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड। अब अगली बात, अब इसका फायदा क्या होगा। अब सबसे पहला फायदा कह रहा है, यानी कि देखो अगर एग्जाम में सवाल है, सोल ट्रेडर के बारे में बात कर रहा है, अनस हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस 5 years ago एंड ये कर रहा है। अब आपसे बोल रहा है बताओ अनस को एक और शॉप खोलनी है, मुझे बता दो तरीके के सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये नहीं कि वहाँ आप शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर लिख दो, ओ भाई ये तो सोल ट्रेडर है जो बेच ही नहीं सकता, आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आप बोलोगे आपने तो ये पढ़ा है, भाई ये पढ़ाया है लेकिन ये रेलेवेंट कहाँ बन रहा है, ये भी तो लिखो कि कहाँ लिखना है ये बात को, ठीक है। अब पहला फायदा लिखा हुआ है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है ये, आपको रीपेमेंट नहीं करना होती, वापस नहीं देना होता है इसको। ये जो शेयर्स शेयर्स हम इशू करते हैं, जो पैसा आता है, ये ऐसे नहीं कि वापस करना है आपको, ये शेयर होल्डर्स का पैसा है। शेयर होल्डर ओनर होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनका पैसा है तो वापस नहीं करना होता। अगली बात कह रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं देना इस पे आपको, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। तो शेयर। हाँ, शेयर होल्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं देते, हम डिविडेंड देते हैं, वो एक अलग बात होती है, इंटरेस्ट नहीं देते। अब नुकसान बता रहा है, कह रहे हैं डिविडेंड आर पे। ये डिविडेंड क्या होता है, ये जो रिटर्न टू शेयर होल्डर होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, रिटर्न टू शेयर होल्डर। इसको हम क्या कहते हैं अनस भाई? शाबाश, डिविडेंड। मतलब आपने मेरी कंपनी में या आपने एग्रो फर्टिलाइजर में इन्वेस्टमेंट की, अब एग्रो फर्टिलाइजर जब भी प्रॉफिट बनाएगा, आपकी जितनी शेयर होल्डिंग है उसके प्रोपोर्शन से आपको प्रॉफिट देगा, इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, सबको देगा। तो टोटल 100 शेयर है, 10 हमारे पास है, हाँ, तो दस आपको दस हमारे। परसेंट इसके बाद 15% है, इसके बाद 10% है, उसके बाद 5% है, सबको उनके हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट पैसा। बैंक लोन पे लगता है, ये डिविडेंड है। अब ये एक जो टेक्निकल बात बता रहा है कि डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझते हैं यार, कि डिविडेंड आफ्टर टैक्स का मतलब क्या होता है। मतलब पहले टैक्स पे करने के बाद जो पैसा हाँ, जो बचता है वो जो डिविडेंड। क्या होता है कि हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, उसके बाद हम डिविडेंड पे करते हैं। मतलब तो एक जितना। मोटी सी बात इसको समझो कि क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैंने प्रॉफिट निकाला, 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा था, तो इस पर टैक्स लग गया कि भाई 10% टैक्स है, क्या अमाउंट आ जाएगी 10, टैक्स दे दिया, 90 बचा। अब 90 में से मैं डिविडेंड दूंगा, लेकिन अगर मैं डिविडेंड टैक्स से पहले दे दूं तो पता है क्या फायदा होगा। 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें से मैंने डिविडेंड दे दिया 30 रुपये का, मिसाल के तौर पर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 30 का डिविडेंड दे दिया, अब 70 पे टैक्स देना होगा। और ये मैंने डिविडेंड दे दिया। तो अब मुझे 70 पर टैक्स देना है, तो 70 का 10% निकालूंगा तो 7 आंसर आएगा। तो देख रहे हो यहाँ कम डिविडेंड देना पड़ रहा है,
कम टैक्स देना पड़ रहा है, सॉरी, फायदा तो इससे शेयर होल्डर्स को होगा ना। टैक्स कम देना पड़ रहा है और यहाँ पे टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, तो कंपनी को फायदा हो रहा है, कंपनी को नुकसान अगर होगा तो शेयर होल्डर को नुकसान होगा, कंपनी को फायदा होगा तो शेयर होल्डर को फायदा होगा, क्योंकि शेयर होल्डर असल ओनर होते हैं कंपनी के। ठीक है, ये समझ में आई बात। लेकिन हम पहले दे नहीं सकते, अकाउंटिंग का रूल नहीं है, तो ये हमारे नुकसान है कि हमने जो टैक्स देना है डिविडेंड, ये मैं अभी पूरा बना के नहीं बता रहा क्योंकि ये जो नॉन अकाउंटिंग वाले हैं, उनको मसला होगा समझने में बात। ठीक है, अकाउंटिंग वाले को समझ में आ जाएगी, लेकिन उसमें समझ में आएगा, इसलिए मैंने एक मोटा मोटा ऊपर से बात बता दी कि भाई क्या कहानी होती है। अगली बात कह रहा है कि डिविडेंड आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, ये एक बात है ना, मतलब आगे पैसा तो आगे, लेकिन डिविडेंड भी तो देना उनको, तो ये एक नुकसान है। फिर अगली बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अगर शेयर्स खरीद लिए तो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, कंट्रोल आपका लूज हो जाएगा, कंट्रोल लूज हो जाएगा, जो कंट्रोल है ना बिजनेस में वो कम हो जाएगा। इसीलिए तो बोल देता हूँ पहले आप दो लोग काम कर रहे थे, अब आपने कहा यार पैसा रेस करना है, पैसा चलो और लोगों को ले लो, जितने और लोग आएंगे तो क्या वो ऐसे ही आएंगे, वो भी आपकी कंपनी के शेयर होल्डर बनते जाएंगे, आपकी शेयर होल्डिंग कम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ज्यादा लोगों को शेयर दे दोगे, मसला है कि आपका कंट्रोल खत्म होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर इक्विटी और डिविडेंड एक ही चीज होगी। इक्विटी शेयर्स है और डिविडेंड उस पर रिटर्न देना पड़ता है शेयर होल्डर को। तो इक्विटी जो वो मांगते हैं उसका मतलब इक्विटी तो वो परसेंटेज ऑफ शेयर मांगते हैं ना, इतना हम ले रहे हैं। कि 30% शेयर होगा तो उस पे 30% शेयर के हिसाब से उनको डिविडेंड जाएगा। समझ में आ रही बात। इक्विटी क्या होता है, वो तो अपना शेयर मांगते हैं, तो इक्विटी इज परसेंटेज ऑफ शेयर्स और रिटर्न डिविडेंड में जाता है। 51% इक्विटी मांगी तो मतलब कंपनी उसके हाथ में कंपनी उसकी वो ड्राइविंग सीट में आ गया, 50% जिसके पास आ गया, आप बैठे रहो बाकी सारे बैठ के। सही है, ये काम होगा। तो पहला हमने क्या बात कर ली, एक्सटर्नल में इशू ऑफ शेयर्स। सही है, लेकिन भाई बात ये है कि हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ लिमिटेड कंपनीज करेगी। उसमें भी जो पब्लिक लिमिटेड है वो सबको बेचेगी, जो प्राइवेट है वो बेचारा चंद आदमी को बेच अपने करीबी लोगों को ही दे सकते हैं। उनको अलाउ ही नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउ ही नहीं किया कि तुम सबको जाके बेच सको। ये गवर्नमेंट की तरफ से पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप रजिस्टर कराते हो अपने आप को फिर काम होता है, ना तो हर कोई कुछ भी बोल के शुरू हो जाए। ठीक है, जितना ज्यादा सोल ट्रेडर रजिस्टर करना बहुत आसान है, पार्टनरशिप उससे थोड़ा मुश्किल, प्राइवेट लिमिटेड उससे ज्यादा मुश्किल, पब्लिक लिमिटेड बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक है, आपको बहुत अपने रिजर्व दिखाना पड़ेंगे, ये दिखाना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा, कई काफी चीजें होती हैं, फिर जाके आपको स्टेटस मिलता है। ठीक है, अच्छा जनाब। अब दूसरा, दूसरा ऐसा कैसे करेगा कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड, तो ऐसा क्या है उसके पास। मतलब वो रजिस्टर्ड होते हैं FBI में, उनके पास वो दिखा देंगे हाँ, सर्टिफिकेट आपको, सर्टिफिकेट। हाँ लिखते हैं सब लोग अपने नाम के सामने हम क्या है। ठीक है, अच्छा। अब और जो पब्लिक लिमिटेड है वो तो आपको पता चल जाएगा, स्टॉक मार्केट में नाम लिखे आ रहे थे कौन कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड तो स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगी, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जाएंगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, दूसरी बात इधर आ जाओ, दूसरा तरीका क्या है पैसा रेस करने का, वो बैंक लोन। बैंक लोन ले लो आप, इसका फायदा क्या होगा, क्विक टू अरेंज, फॉरन मिल जाएगा। ये जो शेयर इशू करने में ना टाइम लगता है, आपने मार्केट में जाके शेयर बेचे, कोई लोग खरीदेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। यहाँ क्या हो, फौरन पैसा आ गया, बैंक लोन गए, खड़क से पूरा अमाउंट उठा लिया। शेयर तो ये खरीदेगा, ये खरीदेगा, ये खरीदेगा, और लोग खरीदते जाएंगे, फिर काम होगा। बैंक लोन में तो क्या, खड़क से पूरा अमाउंट उठा के लिया है। ठीक है, फिर कह रहे कैन बी फॉर वेरिंग लेंथ ऑफ टाइम, 10 साल के लिए मिल गया, 15 साल के लिए मिल गया, 20 साल के लिए मिल गया, मुख्तलिफ हिसाब से मिल सकता है। फिर अगर आपकी लार्ज कंपनी, आपको बहुत फायदा होगा बैंक लोन लेने में, क्योंकि लार्ज कंपनी को बैंक जो है वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, क्योंकि उनका रिस्क कम होता है, रिस्क कम होता है, विच इज वाई बैंक ऑफर देम लोन एट अ वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, बैंक उनको वो कर रहा होता है एट अ वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट। समझ में आ गई बात। लेकिन स्मॉल बिजनेस के पास ये ऑप्शन नहीं होगा, यही आप इसका डिसएडवांटेज लिखोगे अगर आपका छोटा बिजनेस है एग्जाम में। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से तो फिर आप बोलोगे नहीं यार बैंक लोन नहीं ले सकते भाई, क्योंकि बैंक तो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्यों, छोटा बिजनेस विल हैव अ वेरी हाई रिस्क, और इंटरेस्ट रेट रिस्क के हिसाब से चलता है, हाइयर द रिस्क हाइयर इंटरेस्ट रेट विल बी चार्ज। ठीक है, अब नुकसान क्या है, कह रहे नीड टू पे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पीरियड, हर पीरियड के हिसाब से, 6 6 महीने साल का सूद देना है, चाहे प्रॉफिट बनाओ नहीं बनाओ। डिविडेंड में एक फायदा होता है कि अगर आप प्रॉफिट ना बनाओ, आप क्या होता है उस पर रिटर्न नहीं देते, आप मना कर सकते हो शेयर होल्डर को, यार इस साल कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे।
जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो एक्सपेंशन करना चाहती हैं वो डिविडेंड नहीं देती शेयर होल्डर को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और ये वो जो कंपनीज है, उन्हें सालों तक डिविडेंड नहीं दिया। पैसा नहीं। लेकिन लोग पैसा नहीं निकालते, लोग कहते हैं हमारा शेयर प्राइस बढ़ रही है। मसलन मैंने $10 का शेयर लिया हुआ है और 5 साल में वो $50 का हो गया, तो मैं कहता हूँ ठीक है ना यार, कैपिटल गेन इसको कहते हैं, इस चीज को कहते हैं कैपिटल गेन। तो वो कहते हैं ठीक है यार, हमारा कैपिटल गेन तो हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा अगर आप लोग हम ये पैसा निकलवाना चाहते हो तो हम एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो आपका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा। हो सकता है अगर एक्सपेंशन नहीं करेंगे तो आपका शेयर अभी $15 का होता। लेकिन ये जो $50 आप इंजॉय कर रहे हो इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप डिविडेंड नहीं निकाल ले। 5 साल से आपको कोई पैसा नहीं दिया कंपनी ने, सिर्फ क्या हुआ, आपका शेयर प्राइस बढ़ती। क्या अगर बेचने जाओगे तो आप ठीक ठाक बेच के मार्केट से बाहर निकलोगे। समझ में आई बात? सही है, ये होता है। तो उसने कहा यहाँ पर यार, यहाँ पे तो इंटरेस्ट देना है, चाहे आप प्रॉफिट बनाओ नहीं बनाओ, सूद आपको देना है बैंक को। लॉस होगा तब भी देना है, कहीं से भी निकाल के तो बैंक आ जाएगा भाई, चाहिए पैसा। ठीक है। अगली बात कह रहा है इसको वापस करना पड़ेगा एक अरसे बाद, 10 साल 15 साल 20 साल जब तक के लिए भी लिया है वापस करना है। ठीक है भाई, एक ना एक दिन वापसी है। फिर कह रहा है बैंक कोलेटरल मांगता है आपसे, सिक्योरिटी। कोलेटरल पता है मुस्तफा क्या होता है भाई, बताओ? गिरवी, तो चीज रखवानी है। गिरवी समझते हो? गिरवी, गिरवी, गिरवी का कॉन्सेप्ट है कि भाई बैंक बोलेगा भाई चल भाई अपने, घर हाँ, तो वो घर के कागजात रखवा दो यहाँ पे। अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो वो हाँ बेच के पैसा हाँ, ठीक है, ये कहानी होती है। अब हमने दो तरीके पढ़ लिए। पहला क्या था? दूसरा क्या है? बैंक लोन और तीसरे पे सेलिंग। आ जाओ, सेलिंग डिबेंचर्स। यार ये डिबेंचर भी बैंक लोन की तरह ही होता है। ये डिबेंचर भी बैंक लोन की तरह होता है, बस ये बैंक नहीं देता, कोई इंस्टीट्यूट देता है आपको दूसरा। बैंक से पैसा नहीं मिल रहा, अलीम लिमिटेड के पास चलेगा, इसको बोले यार हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसने कहा नहीं भाई यार, अच्छा ऐसा करो कि लोन दे दो। ठीक है, तो क्या हुआ, ये डिबेंचर कहलाएगा, ये डिबेंचर कहलाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेट, ये क्या होता है, डिबेंचर। हम इसको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट दे रहे होंगे, वही बैंक लोन वाला काम हो। ठीक है, क्या होगा, कह रहे कैन बी यूज टू रेज वेरी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, बहुत ज्यादा फाइनेंस रेज करने के लिए काम हो सकता है। फिर कह रहे लोन्स आर टू बी रीपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, लोन को इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ जाएगा। ये नुकसान है इसे, वापस भी करना इंटरेस्ट के साथ, और बाकी वो नुकसान भी है जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। सब में हम सारी बातें नहीं कर रहे, बेसिक बेसिक पॉइंट्स कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बहुत सारों में कॉमन है। ठीक है, अब ये अगला आ गया डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग, देखो हमने ये बात कर ली, 3 बातें हो गई, चौथी बात कर रहे हैं हम, डेट फैक्टरिंग। ये क्या बात है भाई? ये मेरे ख्याल में किसी को नहीं पता होगी। ये चैप्टर अच्छा है। डेट फैक्टरिंग, डेट फैक्टरिंग क्या है हमारे पास? डेट फैक्टरिंग ये होता है, मिसाल के तौर पे मुस्तफा भाई ने मार्केट में लोगों को माल दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, 10 लाख रुपए का, 50 लाख का दिया हुआ है मिसाल के तौर पे। और इसने इसने दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है 2 महीने के क्रेडिट पे, 2 मंथ्स क्रेडिट पे। अब ये उससे पहले ले नहीं सकता किसी से, ऐसी उधार पे ट्रेडिंग हो रही होती। अब ये 2 महीने से पहले किसी से भी मांग नहीं सकता। लेकिन यार इसको 15 दिन में पेमेंट करनी है, एक जबरदस्त इसको एक ऑफर मिली हुई है कि अगर इसे 15 दिन में पेमेंट कर ली तो अच्छा खासा, समझो इसको कि मशीन मिल रही है और वो बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है। लेकिन उसने कहा है सप्लायर ने कि भाई 15 दिन में पेमेंट कर दी तो आपकी बढ़ना मैं नहीं जानता। अब इसने कहा यार पेमेंट करनी है मुझे, और 2 महीने और बाद और, मिलेंगे। और पैसे 2 महीने बाद आएंगे। और पेमेंट मिसाल के तौर पे हम कह रहे थे मशीन की पेमेंट मुझे करना है 35 लाख की। ठीक है, अब इसने कहा यार क्या करूं, बड़ा मुश्किल है। ये चला गया अनस के पास। लोन अनस की कंपनी है डेट फैक्टरिंग फर्म। अनस देखने में भी सही चौड़ा लग रहा है, तगड़ा वगड़ा। इसके पास गया, इससे बोला यार भाई बात ये है कि मेरे 50 लाख के रिसीवेबल है, ये देखो ये सारा है आपके सामने डेटा शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मसला ये कि 2 महीने का क्रेडिट है। तो डेट फैक्टरिंग कंपनी क्या करती है, कहती कोई मसला नहीं है, हम निकलवा लेंगे पैसे उनसे, अभी आपको चाहिए आप ये पैसे ले लो। अनस इसको दे देगा, लेट से अनस इसको दे देगा 45 लाख, 45 लाख दे दिए। और अनस इन लोगों से ये ईमेल कर देगा कि भाई अब आपको पेमेंट जो है ना उस अकाउंट में और इस बंदे को ट्रांसफर करनी, मुझे नहीं चाहिए। और अनस क्या करेगा, इनसे पैसे रिसीव कर लेगा, जो 5 लाख है ना ये अनस की फी होगी सब। ये हासिल नहीं, हाँ, ये हराम नहीं है। हराम है लेकिन ये है चीज। ठीक है, ना अंग्रेज पढ़ा रहता है। ठीक है। तो अब ये क्या चीज है, अब अनस ने क्या किया कि भाई वो 5 लाख अपनी फीस ले ली और 45 इसको मिल गया, इसका काम हो गया, अनस बाकी 2 महीने में निपटता रहेगा उनसे। 5 लाख का और ये लोन ठीक करते है, हैं।
इसको हम कहते हैं डेट फैक्टरिंग। डेट फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे डेट फैक्टर्स आर स्पेशलिस्ट एजेंट होते हैं ये, जो क्या करते हैं, दैट कैन कलेक्ट ऑल बिजनेस डेट फ्रॉम डेटर्स। डेटर कौन होता है? रिसीवेबल, कस्टमर। ये लोग आके पैसा कलेक्ट करते रहेंगे फिर उस, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है? कह रहे हैं इमीडिएट कैश मिल गया, मुस्तफा भाई को इमीडिएट कैश मिल गया, फौरन पैसा आ गया। और बिजनेस डजंट हैव टू हैंडल डेट कलेक्टिंग, और उसको टेंशन नहीं लेनी अब कि यार पैसा उस निकलवाना है। उससे भी लेना है, उसको भी देखना है, उसको भी देखना है, अब ये टेंशन फ्री होगी। अच्छा, अब आ जाओ नुकसान क्या है। कह रहे एक परसेंटेज उसको देना पड़ेगा। डेट फैक्टर विल गेट अ परसेंट ऑफ डेट कलेक्टेड एज रिवॉर्ड। अनस को क्या करना पड़ेगा? इसको एक परसेंटेज मुस्तफा अनस को शेयर कर देगा, यार ये ले लो भाई, एज अ फी। ठीक है, तो ये चीज होती है हमारे पास। अच्छा, ये चौथी बात हो गई। पांचवी बात, पांचवी बात हमारे पास होती है ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। ये क्या होता है मुस्तफा, बताओ भाई, पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स वगैरह में। सब्सिडी कहते हैं, यानी गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा दे देगी। हाँ, सब्सिडी ग्रांट वगैरह क्या होता है? गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए फंड दिया, आपको, फंड। वापस भी नहीं करना, ये ले भाई खुश हो जाओ। ठीक है, ये तो होता है। ऐसे तो नहीं देती होगी। हाँ, अब अगर ये चीज मिलती है ना, तो ये मिलती है, इसको हम कहते हैं, ये चीज मिलती है आपको विद स्ट्रिंग्स अटैच। स्ट्रिंग्स अटैच, स्ट्रिंग्स अटैच का मतलब क्या? गवर्नमेंट ने जिस मकसद के लिए दिया वही इस्तेमाल करेंगे। गवर्नमेंट ने बोला इस चीज के लिए दिया, ये नहीं कि तुम कुछ और चीज लेना शुरू कर दी, अगर करेंगे तो क्या होगा फिर? तो वापस ले लेगी पैसा। वो करेंगे गवर्नमेंट सही है। ऐसा ही होती है। तो क्या है आपके पास? कह रहे हैं गवर्नमेंट एजेंसीज और अदर एक्सटर्नल सोर्स क्या करते हैं? बिजनेस को ग्रांट या सब्सिडी देते हैं। इसका फायदा क्या है? रीपेमेंट नहीं करनी। ठीक है, रीपेमेंट नहीं करनी है हमको। फिर दे आर यूजुअली सर्टेन कंडीशन टू फुलफिल। हाँ, ये जो मैंने आपको बताया स्ट्रिंग अटैच के साथ, वही बता रहा है। देर आर यूजुअली सर्टेन कंडीशंस टू फुलफिल टू गेट अ ग्रांट। कोई सिचुएशंस होती हैं, पूरी करना पड़ती हैं, या उसको उसी मकसद में इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब एक रिव्यू करते हैं। इंटरनल क्या क्या पढ़ा था भाई? सर, वो आपको पता था ना, पेड रिटेन प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट। फिर सेल्स एक्सपेंस, फिर इन्वेंटरी सेल्स ठीक है, और ओनर सेल्स। चार बातें पढ़ी थी। फिर एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाओ। ठीक है। सेलिंग डिबेंचर्स, हम्म, सही है। आगे सेलिंग की बेंचर हो गया, डेट फैक्टर हो डेट गया। फैक्टरिंग हो गया। अच्छा, अब क्या ये बता रहा है, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। आमतौर पे ऊपर वाले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ही यूज होते हैं, लेकिन बाज औकात छोटा मोटा बिजनेस है तो हम ये दूसरे सोर्स ऑफ फाइनेंस भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये माइक्रो फाइनेंस होते हैं। हाँ, छोटे लेवल पर। जिसमें एक हमारे पास चीज है क्राउड फंडिंग। क्या है भाई? क्राउड फंडिंग। ये क्या है? आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, आप इसमें बहुत सारे लोगों से पैसा रेस कर लेते हो। साइमा का मुझे बिल्डिंग बनानी है, चल भाई इसने भी दे दिया, उसने भी दे दिया, उसने भी, बहुत सारे लोगों से पैसा ले लिया। पैसा जब पूरा कलेक्ट हो जाता है, फिर हम बिल्डिंग बना देते हैं। और जब बिकेगी उस हिसाब से आप सबको मैं दे दूंगा आपका जो भी हिस्सा होगा। और अगर पैसा पूरा जमा नहीं हो पाया तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये क्राउड फंडिंग क्या है? कह रहा है फंडिंग अ प्रोजेक्ट और वेंचर। किसी प्रोजेक्ट या वेंचर को फंड करते हैं बाय रेजिंग मनी फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों से पैसा रेस करते हैं, और हर कोई ईच कंट्रीब्यूट रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट। ठीक है, हर कोई थोड़ा थोड़ा करता है अमाउंट, और ये टिपिकली इंटरनेट के जरिए होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, आगे इसका फायदा क्या है? कह रहा है कोई इनिशियल फी नहीं होती इसकी। लेकिन सर ये जो बंदे जो कंट्रीब्यूट करेंगे इनको क्या फायदा होगा? जब फ्लैट बन जाएगा तो इनको कि प्रॉफिट अगर मिलेगा। साइमा ना हो, अगर फ्लैट ना हो, कोई और कोई चीज। और चीज, जो भी प्रोजेक्ट होगा, जब वो हो जाएगा तो उसका इनको शेयर मिलेगा, उसमें से रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कोई इनिशियल फी वगैरह नहीं होती। अगली बात, अलाउज पब्लिक रिएक्शन टू द न्यू बिजनेस वेंचर टू बी टेस्टेड। पता चल जाएगा अगर लोग पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड है, नहीं दे रहे इसका मतलब भाई लोग तो करेंगे नहीं हम वो काम। डिमांड नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जो इसने बात लिखी है ना कि कोई इनिशियल फी नहीं होती, देखो जब हम शेयर इशू करते हैं ना, तो हमें एक इनिशियल फी भी देना पड़ती है, बैंक को, मुख्तलिफ इदारों को, गवर्नमेंट का। यहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं होती। इनमें छोड़ना फिर फिर आगे क्या बात बता रहा है? कह रहे कैन बी फास्ट वे टू रेज सब्सटेंशियल सम्स। अच्छा खासा पैसा जल्दी रेज कर सकते हैं हम। ठीक है। ये बात हमारे पास होती है। फिर हमारे पास क्या होती है नेक्स्ट? नुकसान क्या होता है? कह रहे हैं मे रिजेक्ट एन एंटरप्रेन्योर्स प्रपोजल इफ इट इज नॉट वेल थॉट आउट। अगर अच्छा प्रोजेक्ट नहीं आपने सोचा हुआ, तो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं इसको।
और अगर टोटल अमाउंट रेज नहीं हुई, जो मैंने आपको बात बताई थी, अगर टोटल अमाउंट रेज नहीं हुई तो फिर क्या होगा, वापस हम लोगों को कर देंगे और ये बिजनेस प्रोजेक्ट हम नहीं करेंगे। इसी तरह कह रहा है कि मीडिया इंटरेस्ट एंड पब्लिसिटी नीड टू बी जनरेटेड टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। आपको खुद पब्लिसिटी और ये सब चीजें करना पड़ेंगी ताकि लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करें इस तरफ, ठीक है। और जब आप ये सारी बातें बता रहे हो कि लोगों से पैसा रेज करने के लिए, तो कॉम्पिटिटर को भी पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। वो आपका आइडिया स्टील करके, उनके पास पैसे हो, वो पहले ही काम कर देंगे आपसे, अगर तेज होशियार हुए। तो ये चीज है, कॉम्पिटिटर आपका आइडिया स्टील कर सकते हैं। अब हमने एक डिस्कशन किया था इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस में, ऐसा ही बात थी ना, ऐसा ही बात थी, है ना अनस भाई। अब हम जो बात करें वो हम करेंगे शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। कि अगर मुझे फौरी पैसा चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, और अगर मुझे बहुत देर तक के लिए पैसा चाहिए तो फिर क्या करूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, हम सबसे पहले आ जाओ शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में फर्क होता है, उसको आप बता सकते हो क्या फर्क है बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन में, क्या फर्क होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि आपका बैंक का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में गया है। और बैंक लोन, बैंक लोन यानी कि आपने कर्जा लिया है। देखो फर्क इसका समझ लो। और फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है शॉर्ट टर्म लोन, सही है ना भाई, शॉर्ट टर्म लोन को बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। लॉन्ग टर्म लोन को कहते हैं बैंक लोन। अब शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या, अगर एक लोन आपने फॉर लेस देन 1 ईयर लिया हुआ है, फॉर लेस देन 1 ईयर, अगर आपने एक लोन फॉर लेस देन 1 ईयर लिया हुआ है, फॉर लेस देन 1 ईयर लिया हुआ है, उसको आप कहते हैं ये शॉर्ट टर्म लोन है। और अगर कोई चीज आपने फॉर मोर देन 1 ईयर ली हुई है तो आप उसको लॉन्ग टर्म कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे तुम्हें आज एसी खरीदना है, ठीक है, एसी खरीदना है, तो आपने क्या किया, जल्दी से शॉर्ट टर्म लोन ले लो, फटाफट खरीद लेंगे, क्या 1 लाख, 1,20,000 कार है, कर लेंगे तो। लेकिन आपको गाड़ी खरीदनी है 40-50 लाख की, उसके लिए शॉर्ट टर्म नहीं लेंगे, उसके लिए लॉन्ग टर्म लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन लेंगे 5 साल 10 साल, फिर ऐसा ऐसा पेमेंट, घर लेना है, हाउस फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म लोन। तो हम देखेंगे क्या चीज हम ले रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले कह रहे हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके पास शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में चाहिए, ओवरड्राफ्ट ले लो, ठीक है। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि बैंक में आपके पैसे रखे हुए 5 लाख, बैंक ने आपको फैसिलिटी दे दी, आप 8 लाख निकाल सकते हो, 3 लाख एक्स्ट्रा। तो आप जब भी निकालो कि 2 बंदों को सैलरी देना है, आपने कहा चलिए यार अभी फटाफट बैंक ओवरड्राफ्ट निकालो, अब इसके लिए कोई लोन शोन नहीं लोगे आप, लो और इसको फटाफट निपटाओ, ठीक है। ये मैं अगले 1-2 महीने में भर दूंगा पैसे, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। तो ओवरड्राफ्ट क्या कह रहे हैं फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ बोरोइंग होती है, क्योंकि मुख्तलिफ हिसाब से आप ले सकते हो सकता है कोई बैंक आपको बोले 3 महीने में पैसे दे दो, कोई 4 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने, इस तरह से। फिर नुकसान इसका क्या है, इंटरेस्ट रेट इसका जो है ना वो आपको देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट इसका जो होता है वो ज्यादा होता है बैंक लोन के मुकाबले में। बैंक लोन क्योंकि बहुत लंबे अरसे के लिए होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट कम है, इस पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, ठीक है। फिर कह रहे आपको वापस करना होता है शॉर्ट नोटिस पे, मतलब 3 महीने में वापस करना है, 2 महीने में करना है, 5 महीने में करना है, और वहां वो 5-10 साल में, 15 साल में करना होता है, ठीक है। तो क्या होगी बैंक ओवरड्राफ्ट। दूसरी बात, दूसरा काम क्या करें, डिले करो पेमेंट में। अनस भाई पैसे लेने हैं, अबे यार वो बस अगले हफ्ते क्लियर कर दूंगा। फिर क्या हुआ, अगला फिर ये आया, फिर उसको बोला अबे यार बस यार ये रमजान आ गया, फिर रमजान में तो आपको पता है, ईद पे, अब ईद करीब आ गई यार, वो बच्चों की यूं, वो आपको पता है आजकल ये वो, अब ईद आ गई यार, बस अभी आए अभी, बस आपको आगे क्या कह रहे हैं, डिले टेक्टिक्स, आप डिले करते जा रहे हो और उस पैसे को यूटिलाइज कर रहे हो आगे, सही है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स को आप क्या करें, डिले करो इनके बिल्स वगैरह को। इसका क्या फायदा होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, मुफ्ते का पैसा मिला हुआ ये तो आपको, अनस के पैसे पे मजे चल रहे हैं, हमजा के पैसे पे मजे चल रहे हैं, ठीक है। हमजा के साथ ही करना चाहिए, छुट्टियां मार रहे हैं ना ये, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, ये भी नेगेटिव। रिकॉर्ड हो गया वो। नेगेटिव क्या है, सब सप्लायर्स में रिफ्यूज टू गिव डिस्काउंट इन द फ्यूचर और रिफ्यूज टू सप्लाई एट ऑल। अनस के साथ अगर हम ये सीन हर दफा करते रहेंगे तो क्या होगा, अगली दफा बहुत खुशी से माल देगा, ये बोलेगा चलो भाई किसी और से ले लो यार, ठीक है।
तो ये नुकसान होगा। सप्लायर से आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, रिलेशनशिप डैमेज हो जाएगा। पेमेंट लेके इसको लगता है। हाँ, एक और फैक्टर क्या है हमारे पास, डेट फैक्टरिंग, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डेट फैक्टरिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाओ, ये तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात हुई थी, अब आ जाओ लॉन्ग टर्म फाइनेंस पर। तो बैंक लोन डिस्कस कर चुके हैं, डिबेंचर डिस्कस कर चुके हैं, इशू ऑफ शेयर्स डिस्कस, ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं। जब इसकी मैंने कोई डिस्कशन यहाँ नहीं की। अगला कॉन्सेप्ट है हायर परचेज। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट है, एक है हायर परचेज, एक है लीजिंग। इनमें फर्क समझ लो क्या होता है, हायर परचेज और लीजिंग। हायर परचेज और लीजिंग, यार मिसाल के तौर पर हमें ना जनरेटर चाहिए टीएलएस के लिए, जनरेटर आ रहा है 30 लाख का। हायर परचेज का मतलब क्या है कि मैंने जनरेटर ले लिया 5 सालों के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए मैंने जनरेटर ले लिया, और 5 साल में पेमेंट करता रहूंगा। 5 साल बाद ये मेरा जनरेटर हो जाएगा, ओनरशिप मेरे पास आ जाएगी। समझ रहे हो? लीजिंग में क्या होगा, हाँ लीजिंग में क्या होगा, सेम सीन है। जनरेटर लिया, किस्तें भरता रहूंगा उसको, लेकिन एंड में ये मेरा एसेट नहीं बनेगा, ये वापस कंपनी के पास दोबारा चला जाएगा जिस कंपनी से लिया है। समझो रेंट पे मिल रहा है, समझ गए? समझो रेंट पे हमें लीजिंग में मिल रहा होगा। समझ में आ रही है बात आपको? हायर परचेज और लीजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? ठीक है, लीजिंग क्या है? देखो देखो। ये, लेकिन ऐसे आखिर में वापस देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ मतलब एक वक्त के लिए रेंट किया। हाँ, ये समझ लो। मतलब एक है कि आपने बाइक खरीदी, इंस्टॉलमेंट पे करते रहे, 5 साल बाद आपकी हो गई, और एक है कि आप पैसे भरो लेकिन 5 साल बाद वापसी कंपनी के पास चली जाएगी। मैं उसका रेंट पे कर दिया। तो ये वापसी चली जाएगी कंपनी के पास, कंपनी के पास चली जाएगी। रेंट ही कितने का? ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ आपकी ओनरशिप हो जाएगी। ठीक है, तो बिजनेस के बाद एसेट भी आ गया, और एकदम पैसे भी नहीं निकले आपके। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे फर्म डज नॉट नीड लार्ज सम ऑफ कैश, उसको अच्छा खासा पैसा नहीं निकालना। आगे क्या कह रहे हैं, कैश डिपॉजिट हैज टू बी पेड इन द बिगिनिंग, शुरू में कैश डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। कह रहे कैन कैरी लार्ज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका अच्छा खासा इस पे हो सकता है। अब लीजिंग में क्या है, लीजिंग में आप बता रहे हैं कि भाई आपके पास क्या हो रहा है कि आप एसेट खरीदेंगे नहीं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास नहीं आएगा, वापस उस कंपनी के पास चला जाएगा। कह रहा है फर्म डजंट नीड अ लार्ज सम ऑफ मनी टू यूज द एसेट, इसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा नहीं चाहिए, थोड़े से पैसे भरो, एसेट को यूज करना शुरू। गाड़ी चाहिए, ठीक है भाई, महीने के लाख रुपए भरो, गाड़ी इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ये नहीं कोई 40 लाख 45 लाख चाहिए। कार रेंट यही है, रेंट आ कार। हाँ हाँ, रेंट अ कार एक अलग चीज़ है, वो तो मतलब बस एक थोड़ा सा टाइम के लिए लेते हो, तो आप एग्रीमेंट करके 3 साल 4 साल के लिए ले लेते हो। फिर क्या है, फिर क्या कह रहे हैं, द केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एसेट इज डन बाय द लीजिंग कंपनी, क्योंकि ये आपका नहीं है ना, क्योंकि ये आपका नहीं है, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह सब लीजिंग कंपनी करेगी। को उठा दिया हमने, मार दी गाड़ी। सारी मेंटेनेंस वो करते हैं। एग्रीमेंट होता है कि अगर आपने जान के किया क्या किया, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर जो जो उसकी मेंटेनेंस है वो खुद करेंगे। मेंटेनेंस जो है ना, जो यूज कर रहा है जो यूजर है, यूजर वो बेयर करेगा मेंटेनेंस कॉस्ट, यूजर विल हायर में बेयर दी, हाँ, ऐसा आजकल रिक्शे वगैरह जो रिक्शे वाले तो मेंटेनेंस कॉस्ट। किस्तों पे मोबाइल भी आया है। ठीक है भाईजान, ये आपके पास बात आ गई। अच्छा, नुकसान क्या है, जो टोटल कॉस्ट होगी ना एसेट की, वो कुड बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग। यार अगर एसेट खरीद लेते ना, तो अगर टोटल में जो आप पैसे दे रहे थे वो कम पड़ते, बजाय ये कि आप लीज पे ले चले जा रहे हो, ले चले जा रहे हो। ऐसा ही है ना कि कोई आदमी किराए के घर में रह रहा है 25 साल से, हम बोलेंगे यार अगर ये 5 साल के पैसे मिला लेता घर खरीद लेता। समझ रहे हो बात को? ये कहानी आपके पास है। अब अगली बात, अब देखो क्या है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट चॉइस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस। अभी जो हमने इतने सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ ली, क्या फैक्टर है जिसके बेस में मैं बोलूँ ये चूज करूँ, ये चूज करूँ, या ये चूज करूँ? सबसे पहले पर्पस एंड टाइम। देखो एग्जाम में बहुत दफा टेस्ट हो चुका है, ये मैं बता रहा हूँ। फैक्टर्स ये लिखना होता है। पर्पस क्या है, या कितने पीरियड के लिए चाहिए, अमाउंट कितनी चाहिए, बड़ी अमाउंट चाहिए, बड़ी अमाउंट के लिए बैंक लोन, छोटी अमाउंट के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट। सही है? सही है ना? आगे, लीगल फॉर्म एंड साइज। लीगल फॉर्म एंड साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंपनी नहीं है, शेयर बेच सकते हो? नहीं बेच सकते, ये चीजें देखना पड़ेंगी। कंट्रोल ओवर द बिजनेस, क्या आप अपनी शेयर होल्डिंग को लूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते? अगर करना चाहते हो
और इंटरेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो आप बोलोगे ठीक है ज़्यादा शेयर इशू कर दो, लेकिन आप चाहते हो नहीं यार इंटरेस्ट भले भर देंगे, वो मसला नहीं है, अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना, तो आप फिर बैंक लोन की तरफ जाओगे। रिस्क एंड गियरिंग। गियरिंग क्या होती है? गियरिंग होता है कि डेट कितना है आपकी कंपनी में। डेट मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी में दो किस्म का पैसा होता है, एक होता है इक्विटी, एक होती है डेट। इक्विटी क्या होता है? आपका अपना पैसा, शेयर होल्डर का पैसा, आपका अपना पैसा। डेट क्या होता है? लोन्स वगैरह जो आपको मिले हुए होते हैं। ठीक है, अगर एक कंपनी ने 1 लाख रुपए रेस किए जिसमें से 70 लाख ये हैं और 30 हजार ये हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 30% गियरिंग है इस कंपनी में। मतलब कितना डेट है, ये गियर्ड बता दी, गियरिंग कितनी है। सही है। तो ये हमारा ये वाला चैप्टर आज का यहाँ पे खत्म हो गया। कल की क्लास में इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर करेंगे।